Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of chemistry, now we are going to start our lecture 8 of chapter 1. In previous lecture, we have studied how the relative atomic masses of isotopes are determined by mass spectrometry. तो उस टॉपिक में हमने ये सीखा कि हम किसी भी एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले आइसोटॉप्स यानी डिफरेंट एटॉमिक मैसेज रखने वाले जो एटम्स हैं उनके कार्बन C12 के एक एटम के साथ कंपेयर करके जो हम कैसे मैसेज मालूम कर सकते हैं। आज का जी एक छोटा सा पहले टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मैस। This topic is present at page 6 of your book. तो एवरेज एटॉमिक मैस को पहले हम जो है वो जरा क्लियर कर दें। हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस वाले टॉपिक में भी पढ़ा था एक छोटा सा टेबल जो कि आपको याद नहीं करना। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एटॉमिक मैसेज होती हैं रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं वो एलिमेंट्स की फ्रैक्शनल वैल्यूज में होती हैं यानी अशारिया में होती हैं, डेसिमल्स में। तो आज हम उसको आपकी वजह बताने लगे हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो एवरेज एटॉमिक मैस ही असल में क्या होती है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस। क्यों, देखें बात ये है कि एटॉमिक मैस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जो कि एक एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद जो है उसका सम जो है वो एटॉमिक मैस नंबर कहलाता है। तो फिर तो एटॉमिक मैस को होल नंबर्स में होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वो पॉइंट्स में कैसे आ जाती है, तो ये आज क्लियर करने के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम आपको एवरेज एटॉमिक मैस की डेफिनेशन सिखाते हैं। एवरेज मैस ऑफ ऑल आइसोटॉप्स यानी ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सेम एलिमेंट। ठीक है, जो वो एटम जो कि मैसेज में डिफरेंट हैं, मेरे कहने का मकसद ये है एवरेज मैस ऑफ ऑल आइसोटॉप्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में तमाम एटम्स की मैसेज का अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, एवरेज एटॉमिक मैस। इसका फार्मूला, ये एवरेज कैसे निकालनी है, देखें अगर आप वैसे किसी चीज की एवरेज निकालते हैं तो आप कहते हैं कि अगर आपके पास 6 एटम्स हैं तो 6 एटम्स को जो भी क्वांटिटी है उसको आप जमा कर लेते हैं और 6 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, हम जो है वो हर आइसोटॉप की एटॉमिक मैस को रिलेटिव मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हमें मालूम हो जाएगी और उसी मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हमें क्या मिलती है, परसेंटेज अबंडेंस मिलती है। तो उस परसेंटेज अबंडेंस जो है वो भी दोनों वैल्यूज को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और फिर जो है वो क्या करना, उनका सम करना है। अगर 2 आइसोटॉप्स हैं तो 2 मर्तबा जमा किया जाएगा, अगर 3 आइसोटॉप्स हैं तो 3 मर्तबा 1 2 3 मर्तबा जमा किया जाएगा। इस तरह से क्योंकि परसेंटेज अबंडेंस है तो 100, इसका मतलब है कि हम हर एलिमेंट के अंदर टोटल 100 एटम्स कंसीडर कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं 100। तो बेटा जी वो फैक्टर्स which are determine the average atomic mass of an element, number of possible isotopes। अगर एक आइसोटॉप है तो फिर हमें एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो उस एलिमेंट के एक एटम की एटॉमिक मैस है वही एवरेज एटॉमिक मैस है। और अगर जो वो 2 है तो फिर हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। 3 है, जैसे ये नियॉन वाले में 3 आइसोटॉप्स कंसीडर किए गए हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। तो तीनों आइसोटॉप्स का एवरेज निकालना है। और दूसरा फैक्टर जो है वो नेचुरल अबंडेंस। एक आइसोटॉप की मैस है 20, 90.92 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दिया। एक आइसोटॉप की मैस है 21, 0.257 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दिया। एक आइसोटॉप की मैस है 22, 8.82 को की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस तरह से
हमारे पास जो है अगर आप देखें 90.92, 0.257 और 8.82 इनको जमा कर लें तो आपके पास जो है वो 9 2 11 8 19 1 8 1 9 99 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है 100 पर राउंड ऑफ करने के बाद 100। तो इट मींस हमने कितने एटम्स की मैसेज को जमा किया है 100 एटम्स को। तो इसलिए हमने जो है वो 100 से इसको क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमें जो है वो नियॉन के जो है वो एवरेज एटॉमिक मास मालूम हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी कि नियॉन के तो सर 3 आइसोटॉप्स हमने पिछले टॉपिक में पढ़े थे, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। इनमें से तो किसी की भी एटॉमिक मास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 20.18 AMU के बराबर नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज आंसर मैं लिख रहा हूं आपका, बिकॉज 20.18 AMU is the average atomic mass of all isotopes of neon, ब्रैकेट में बेशक लिख दें 20, 21, 22 of neon present in given sample। तो इसलिए जो है कभी भी क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है तो अब बेटा जी एक अहम बात, हमें अपने कैलकुलेशंस के अंदर कौन सी एटॉमिक मास कंसीडर करनी है? एटॉमिक मास नंबर कंसीडर करना है या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास कंसीडर करना है या फिर एवरेज एटॉमिक मास? तो बेटा जी हमारा जवाब है एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास जो है वो तमाम आइसोटॉप्स की मास को रिप्रेजेंट कर रही है एक, और इस एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू ज्यादा क्लोज उसी आइसोटॉप के होती है, ज्यादा क्लोज उसी आइसोटॉप की होती है जो परसेंटेज में ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए हम केमिस्ट्री के लिटरेचर में यानी केमिस्ट्री के मवाद में जो है ज्यादातर एटॉमिक मासेस कैलकुलेशन करते हुए कौन सी इस्तेमाल करते हैं? उस आइसोटॉप्स की जो ज्यादा पाया जाता है। कोशिश हमें करनी है कि एवरेज एटॉमिक मास इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हमारे पास जो है वो क्विकली काम करना है, अगर हम सिर्फ एक आइसोटॉप की याद रख लेते हैं तो फिर उसकी याद रखें जो परसेंटेज में ज्यादा पाया जाता है। Dear students, now we are going to start our next topic, analysis of a compound. Analysis of a compound. Analysis of a compound means to know what types of elements are present in the compound and in what quantities. Quantities proportions भी हो सकती हैं, तो number of atoms भी हो सकते हैं, number of molecules भी हो सकते हैं। तो यानी to get qualitative and quantitative information। तो अब जो है हम कहते हैं कि फिर इस एनालिसिस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक नंबर पे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन विच elements present in the compound are identified
उन एलिमेंट्स को पहचाना जाता है कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। मसलन आपने जो है वो सक्रोज का केमिकल एनालिसिस किया और उससे आपको पता चला कि सक्रोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो ये सक्रोज का क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो प्रैक्टिकल है बेटा वो आपकी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का हिस्सा है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन विच एलिमेंट्स, amounts of elements, present in the compound are determined, वो मालूम की जाती हैं कि एक कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कितनी कितनी मकदार में है। तो फिर उस क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मदद से हम कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स के दरमियान में ना सिर्फ जो है उनके एटॉमिक प्रोपोर्शन यानी एटॉमिक रेशियो हासिल कर सकते हैं, और उस एटॉमिक रेशियो की मदद से जो है वो हम उसकी सिंथेसिस, आर्टिफिशियल तरीके से अगर उसको सिंथेसाइज करना है तो उस तरह का भी कोई ना कोई डाटा हासिल कर सकते हैं। तो अभी जरा चलते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपके प्रैक्टिकल आपकी फर्स्ट ईयर में है और बड़े क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उन जैसे टाइट्रेशन, जिसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि उसमें वॉल्यूम की मदद से एनालाइज किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है वो है जी परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एक टाइप परसेंटेज कंपोजिशन। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज अमाउंट, percentage amount of an element present in the given compound। याद रखिए बेटा, ये एंड की जगह पे ऐसे कर लें, ईच कर लें। परसेंटेज अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट। एक कंपाउंड में लाजमन कम से कम 2 एलिमेंट तो जरूर होंगे। वाई? रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी हैव डिफाइंड कंपाउंड। कंपाउंड इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो डिफरेंट एलिमेंट्स 2 तो होने चाहिए ना जी, 2 से ज्यादा होने तो एक अलग बात है। तो हर एलिमेंट की जो परसेंटेज मकदार है वो क्या कहलाती है? परसेंटेज कंपोजिशन। मेरा बेटा ये आपसे एक सवाल है, परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट की है या परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड की है? शाबाश, किसकी है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। किसकी है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। उसकी बनावट में हर एलिमेंट्स पाए जाते हैं और एलिमेंट कितनी कितनी मकदार में पाए जाते हैं वो परसेंटेज है। तो इसलिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट में हर एलिमेंट की परसेंटेज को मेजर किया जाता है। तो बेटा जी जो है याद रखें कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है ये हमारे लिए ज्यादा रिलायबल होता है। ये कभी आपके साथ बाद में हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने की डेफिनेशन के बाद, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स टू डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के 3 तरीके हैं। मेथड्स टू डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, तो वो 3 तरीके हैं। नंबर 1, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। आपने एक कंपाउंड लिया, उसको डिकम्पोज कर दिया उसके एलिमेंट्स में। आपने 5 ग्राम का कंपाउंड लिया, उसको उसके 3 एलिमेंट्स में डिकम्पोज कर दिया, और फिर आपको पता चला पूरा एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर करने के बाद कि पहला एलिमेंट जो है वो 1.5 है, दूसरा 2.5 है, और तीसरा जो है वो सिर्फ 1.5 सिर्फ 1 है। तो 5 ग्राम के अंदर 1.5 पहला, 2.5 दूसरा, और तीसरा 1 ग्राम। तो इस तरह के डाटा से भी आप परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड मालूम कर सकते हैं। मैं डिटेल्स आपको समझाता हूं। दूसरा, लेकिन इसमें पूरा प्रोसीजर जो है वो एक्सपेरिमेंट का कंसीडर करना होता है। दूसरा मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम केमिकल फार्मूला। फ्रॉम केमिकल फार्मूला, हमें कंपाउंड का सिर्फ केमिकल फार्मूला बता दिया जाए तो तब भी हम जो है क्या मालूम कर सकते हैं, उस कंपाउंड में पाए जाने वाले हर एलिमेंट की, ईच एलिमेंट की परसेंटेज अमाउंट मालूम कर सकते हैं। कैसे, डिटेल्स में आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। तीसरा मेथड बेटा जी, तीसरा है फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस से भी हम जो है वो कंपाउंड में पाई जाने वाली जो है वो मकदार को, अमाउंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। आज हम जो है आज के लेक्चर में आपको लेक्चर 8 में सिर्फ पहले 2 मेथड जो है उनके ऊपर मैं काम करवाऊंगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन के 2 मेथड के ऊपर हम बात करेंगे। पहला मेथड था बेटा जी फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट मेथड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। तो फार्मूला नोट करें किस तरह से, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू गिवन अमाउंट ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट की आप परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं उसकी एलिमेंट की मकदार आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बताई जाएगी। उसको डिवाइड कर देना किस से, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की टोटल मास से, इस अमाउंट की जगह पे ना आप मास कर लें क्योंकि हम ज्यादा मास में चलेंगे, तो इसलिए गिवन मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड हु हैज बीन एनालाइज्ड, जिसको एक्सपेरिमेंट में एनालाइज किया गया। हमने 5 ग्राम कंपाउंड लिया, उसमें से पहला एलिमेंट 1.5 आया, फिर ऊपर 1.5 आ जाएगा, नीचे 5 मल्टीप्लाइड क्या करते हैं 100 से। ये वही तरीकाकार है जैसे मैं आपको कहूं कि आप अपनी 9th की क्लास में परसेंटेज बता दें अपने मार्क्स की, तो आपने मार्क्स ऑब्टेन जो कि आपके टोटल में से ही है, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड 100। याद रखिए बेटा जी,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक मैस कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर आपने 5 ग्राम का सैंपल लिया हुआ है कंपाउंड का, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं डिकम्पोजिशन के बाद उनका सम 5 ग्राम के बराबर आना चाहिए। आपकी बुक में एग्जाम्पल 2 मौजूद है। इस फार्मूला का इस्तेमाल, किताब के अंदर फार्मूला गलत भी है, जरा आप देख सकते हैं यहां पे फार्मूला मैस लिखा हुआ है, तो ये लफ्ज फार्मूला मैस नहीं आना। फार्मूला की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड, मैस ऑफ द एलिमेंट इन, ये जो जिस तरह से फार्मूला मैंने लेक्चर में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, आपने अपनी किताब पे दुरुस्त कर लेना है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 जो है वो आपकी किताब में दी गई है, जो कि इस फार्मूला की एप्लीकेशन है कि इस फार्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल 2 के मुताबिक 8.657 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट। एक कंपाउंड की टोटल मैस कितनी ले ली गई, 8.657 ग्राम। तो उसकी डिकम्पोजिशन से कार्बन एलिमेंट के कितने जी, एंड गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में क्या किया गया है, कैसे निकाली गई है मैस। अप्लाइंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन, मैस ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड 100। पहले कार्बन की मैस 5.217 को 8.657 से डिवाइड करके 100 से, सबको ऐसे ही किया गया। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 60.28% आ जाती है, और 11.11 किसकी परसेंट है, हाइड्रोजन की, जबकि जो है वो ऑक्सीजन की कितनी आ जाती है, ऑक्सीजन की बेटा की आ जाती है 28.62%। तो अब इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें रिजल्ट्स बताते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम का सैंपल हो तो उसके अंदर जो है वो कार्बन की जो है, यानी आप परसेंटेजेस आप 100 को 100% की बजाय 100 ग्राम समझ लें, तो जो जो परसेंट आएगी, जैसे कार्बन की गिवन एग्जांपल में आई थी 60.28, यानी अगर हमारे पास जो वो 100 ग्राम का कंपाउंड होगा तो उसके अंदर कार्बन 60.28 ग्राम होगी, एंड सिमिलरली 11.11 ग्राम हाइड्रोजन एंड 28.62 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन। दूसरा मेथड बड़ा जब हम करने जा रहे हैं, दूसरा मेथड फ्रॉम केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड के केमिकल फार्मूला से भी आप परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक दफा इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने जो है वो पहले फार्मूला लिख लूं, ताकि फिर आपको समझ आए। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू, बेटा जी जैसे मैं फार्मूला लिख रहा हूं वो बिल्कुल सही है, किताब में गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, या हो सकता है कि गलत ही लिखा हो, बरअक्स क्या जी, एटॉमिक मैस ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। अब ये लफ्ज जरा कीमती है कि ये मैंने क्यों किया है कि एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट तो लिखा ही है, लेकिन साथ इन द कंपाउंड क्या है वो आपको बाद में बताता हूं। डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, फार्मूला मैस, फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड 100, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फार्मूला मैस। फार्मूला मैस क्या है, तो हमने आपको सम
जमा करने से जो आंसर आता है, ऑफ ऑल सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms present in the chemical formula of that compound. केमिकल फार्मूला में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उन एटम्स की एटॉमिक मैसेज को जमा कर दें। जमा करने से जो जवाब आता है वो क्या कहलाएगा, फार्मूला मैस। तो बेटा जी फार्मूला से हासिल होने वाली मैस को क्या कहेंगे, फार्मूला मैस। केमिकल फार्मूला से हासिल होने वाली मैस को क्या कहेंगे, फार्मूला मैस। कैसे हासिल करनी है, तमाम एटम्स की एटॉमिक मैसेज को जमा कर दें। एग्जांपल आपको देता हूं, जरा H2SO4 देते हैं। H2SO4 आपके सामने मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला लिखा है। अब हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 2.016। कितने एटम्स हैं, 2 हैं। कितने एटम्स हैं, 2। 2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद अगला केमिकल फार्मूला में एटम कौन है, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, 32। देखिए मैंने बीच में क्या लगा दिया, प्लस, क्योंकि मुझे इन्हें सम करना है, इन्हें जमा करना है। तो अभी फिर अगली मरतबा मेरे पास ऑक्सीजन आ गया। एक ऑक्सीजन का कितना है जी, 16। 4 का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूला में 4 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। अगर मैं इसको हल कर लूं तो ये बनता है जी 4.32। ओ सॉरी मैंने ये गलत कर दिया है, 1.008। तो ये बन जाएगा 2.016। हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास है 1.0082 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर आ गया जी 32 और ये आ गया जी 64। बेटा जी जरा मुझे बताइएगा ये 1.008 और 2.06 में क्या फर्क है। It is the atomic mass of one atom of hydrogen. It is the atomic mass of 2 hydrogen atoms. क्यों 2 किए हैं, 2 की क्यों है, क्योंकि 2 की क्यों है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 पाए जा रहे हैं। इसी तरह से एक सल्फर का एटम तो एक ही आ गया, 4 ऑक्सीजन के एटम तो 4 मैसेज को हमने जमा कर लिया, यानी 64 से 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया। एक ऑक्सीजन का 16, 4 एटम्स का कितना हो जाएगा, 64। तो इस तरह से 64 और 16 में क्या फर्क है कि 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 64 इज द एटॉमिक मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो बेटा जी इसको जमा करें तो जमा करने से हमारे पास आंसर आता है जी 98 AMU। हो सकता है आप ग्राम पर मोल के मतलब भी जानते हो, लेकिन अभी मैंने नहीं सिखाया। मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट सिखाया, तो मैंने AMU फाइनल यूनिट लिखा। तो अब जरा देखें, मैं अगर आपसे पूछूं जी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो आप कहेंगे 1.008। मैं पूछूं जी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4 क्या है, तो आप कहेंगे जी 2.016। मैं आपको कहूं जी कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो आप कहेंगे जी 16। मैं आपसे पूछूं जी कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4 क्या है, तो आप कहेंगे जी 64। अब समझ में आ रहा है, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी उस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, उन सब की मास को जमा करके न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या लगा देनी है, फार्मूला मास। डियर स्टूडेंट्स, for your convenience I revise once again the chemical formula definition: sum of collections of all symbols,
sum of collections of symbols of all different elements present in that compound। ये डेफिनेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको नोट करवाई हुई है। सम ऑफ कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ सिंबल्स ऑफ ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। सिंपली दोबारा बोल देता हूं, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स ऑफ ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। आइए बेटा जी आप इस फार्मूला को जरा इस्तेमाल करना सिखाते हैं। आपने से एक स्टूडेंट कहता है सर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल दें इन H2SO4। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4, तो क्या करना है, इधर कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4 ये निकालनी है, तो आप फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड में कितना है 2.016 डिवाइड बाय फार्मूला मास 98। इस तरह से आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके लिख देंगे कि ये आखिर में परसेंट का साइन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4 क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट है 64 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाइड 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4, तो आप क्या करेंगे 32 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाइड 100, तो आपके पास जवाब परसेंट में आता जाएगा। जो भी जवाब आएगा वो परसेंट में आ जाएगा। समझ आ रही है बात करें? तो याद रखें, अगर मिसाल के तौर पर जो है आप ऐसे लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4 निकालनी है, और आप ये लिख देते हैं 1.008 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाइड 100, तो बेटा जी ये गलत कर दिया आपने। आपने H2SO4 में एक एटम की एटॉमिक मास लगाई है, जबकि वहां पे कितने मौजूद है 2 मौजूद है, तो इसलिए 2 की आनी चाहिए। ये ठीक है, समझ आ गई बात? तो अब आपके एक्सरसाइज में जाएंगे आप लोग। एक्सरसाइज के अंदर ये जो काम मैं आपको दे रहा हूं ये आपकी असाइनमेंट है। इस लेक्चर की आपकी असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपने हल करना है, और इसके हल किए हुए न्यूमेरिकल्स जो है वो आपने जो है वो असाइनमेंट की सूरत में मुझे सबमिट करवाने हैं। इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस थर्ड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। थर्ड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, तीसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। ये आपकी किताब के अगले पेज पे मौजूद है। आपकी किताब में तरतीब ठीक नहीं है। उन्होंने पहले जो है वो क्या किया है, एम्पिरिकल फार्मूला को और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस किया, तो वो इंशाअल्लाह ताला फिर पहले हम भी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर कंबस्शन एनालिसिस की बात करेंगे। तो कोई भी सवाल हो वो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। शुक्रिया।